नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज अपन मनोविज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 7 कर रहे हैं। 6 मॉडल पेपर अपलोड किए जा चुके हैं। बहुत ही अच्छे मॉडल पेपर हैं, सारे के सारे बिल्कुल पूरे सिलेबस में से बनाए गए मॉडल पेपर हैं और निश्चित ही आपको परीक्षा में इनसे फ़ायदा होगा। चलिए साथियों, बिना समय गवाए शुरू कर लेते हैं आज के अपने मॉडल पेपर को। और पहला आपका प्रश्न है कि लेखन संबंधी व्यतिक्रम क्या कहलाता है। डिस्ग्रेफिया लिखिएगा साथियों, इसको डिस्ग्रेफिया, डिस्पेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया और डिसलेक्सिया। तो मित्रों, इसमें सही आंसर रहेगा आपका लेखन संबंधी है तो डिस्ग्रेफिया। ठीक है, डिस्ग्रेफिया लेखन संबंधी विकृति को अपन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहेगा। अगला प्रश्न, एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई महसूस कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया है। विकास निरंतरीय है। अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। अगला आपका ऑप्शन है विकास का एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। और डी ऑप्शन है विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे जो देखिए जो अध्यापक है वो क्या अनुमान लगा रहा है कि एक विद्यार्थी जो वर्ग नहीं उससे बन पा रहा है, उसको कठिनाई उसमें हो रही है। तो निश्चित रूप से अध्यापक ये सोच रहा है कि उसे हीरे का चित्र बनाने में भी उसको कठिनाई महसूस होगी। तो उसने किस आधार पे सोचा है ये? तो उसने सोचा है इस आधार पे कि विकास जो है वो एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति जो है वो उससे संबंधित है, यानी कि विकास एक क्रम से होता है ना, इसलिए उसने इस प्रकार से सोचा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा कि पहले उसको वर्ग बनाना सीखना पड़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे वह आपके हीरे का चित्र भी बना पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपकी वस्तुओं को पहचानना, उनमें विभेद करना, वर्गीकरण द्वारा समझना यह क्षमता किस अवस्था में विकसित हो जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो सही उत्तर इसका मित्रों रहेगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्यारे साथियों, जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की आपकी 4 अवस्थाएं बताई थी, एक तो आपका संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी आपकी मूर्त संक्रियात्मक और चौथी आपकी औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो वस्तुओं में विभेद करना, उनमें डिफरेंस करना किस में होगा, वर्गीकरण वगैरह करना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी 7 से 12 वर्ष की उम्र में बच्चा इस तरह के कार्य करने लग जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, जब बालक सामाजिक वातावरण के साथ निरंतर अंतःक्रिया करते हुए विकास प्राप्त करता है तो इसे क्या कहेंगे। शारीरिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास या ज्ञानात्मक विकास। तो मित्रों, इसको अपन निश्चित रूप से सामाजिक विकास कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका आंसर होगा। अगला आपका प्रश्न, व्यक्ति माता पिता द्वारा पूर्वजों से जो प्रभाव प्राप्त होता है वही उसका वंशानुक्रम है, यह परिभाषा किसकी है। तो मित्रों, ये जो डेफिनेशन है ये आपकी पीटरसन की रहेगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। अगला आपका प्रश्न, भाषा, ऑप्शन ए हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, दूसरी हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है, तीसरा ऑप्शन हमारी विचार प्रक्रिया को निर्धारित नहीं करती है और चौथा ऑप्शन है हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है और तीसरा ऑप्शन था हमारी विचार प्रक्रिया को निर्धारित नहीं करती है। तो देखिए सही उत्तर क्या रहेगा, हमारी विचार प्रक्रिया को ये जो प्रभावित करती है। तो भाषा निश्चित रूप से हमारी जो विचार प्रक्रिया है उसको प्रभावित करेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक उत्तर मित्रों रहेगा। सही आंसर इसका ऑप्शन बी ही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, किसके अनुसार मानसिक विकास की गति वातावरण से प्रभावित होती है। तो वातावरण से प्रभावित होती है मानसिक विकास की गति, ऐसा कहा है गॉर्डन ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला आपका प्रश्न, 8वां प्रश्न, पावलाव के प्रयोग में यूसीआर तथा सीआर किससे संबंधित है। भोजन से, घंटी से, लार से या नली से। तो देखिए साथियों, यहाँ पे यूसीएस अगर होता तो वो तो भोजन से संबंधित होता, ठीक है, यूसीएस आपका भोजन से संबंधित होता और सीएस होता वो आपका घंटी से संबंधित होता। लेकिन यूसीआर और सीआर पूछा तो ये दोनों के दोनों आपके किससे संबंधित होंगे मित्रों, लार के बहने से संबंधित होंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही उत्तर मित्रों रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है।
थोर्नडाइक प्रयास त्रुटि सिद्धांत, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। पावलोव का प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, ये भी सही है। हल का पुनर्बलन, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो वाटसन का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ये गलत है मित्रों। अंतर्दृष्टि जो सिद्धांत है वो आपके किसके द्वारा दिया गया? कोहलर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? कोहलर के द्वारा दिया गया है, जिसमें सहयोगी कौन कौन थे? कोफ्का और मैक्स वर्दीमर, इनके जो थे वो सहयोगी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका मित्रों 10वां प्रश्न। एक बालक को कोई शब्द जैसे बिल्ली कहना सिखाने के लिए अध्यापक बिल्ली के साथ उसका चित्र दिखाकर बिल्ली कहता है, वह बिल्ली लिखता भी है। कुछ समय बाद बालक को किसी का चित्र नहीं दिखाया जाता है, केवल लिखा हुआ शब्द बिल्ली दिखाया जाता है और बालक लिखे शब्द को आसानी से बिल्ली पढ़ लेता है। इस परिस्थिति में कौन सा अधिगम सिद्धांत है? अनुक्रिया उद्दीपन, उद्दीपन अनुक्रिया, शास्त्रीय अनुबंधन या अंतर्दृष्टि? तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर क्या रहेगा आपका? ये आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जो पावलोव ने सिद्धांत प्रतिपादित किया। देखिए, जिसमें शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में जो भोजन था, उस भोजन की जगह तो इस आपके प्रश्न में क्या प्रयोग में लिया गया है? चित्र, बिल्ली का चित्र, ठीक है। और घंटी जो थी उसकी जगह यहाँ पे क्या काम में लिया गया है? बिल्ली का नाम काम में लिया गया है, ठीक है। तो मतलब एक प्रकार से भोजन मतलब चित्र बार बार दिखाया गया, बताया गया कि ये बिल्ली है, और देखिए चित्र दिखाया और नाम लिख दिया। बिल्ली का चित्र दिखाया, नाम लिख दिया, बिल्ली का चित्र दिखाया, वापस नाम लिख दिया। अब लास्ट में सिर्फ नाम दिखाया जा रहा है। जैसे लास्ट में घंटी बजाई जा रही थी, वैसे ही यहाँ पे अंत में अब नाम सिर्फ दिखाया जा रहा है, ठीक है। बिल्ली का नाम दिखाया जा रहा है और बच्चा उसको पढ़ भी दे रहा है आसानी से, क्योंकि वो चित्र उसके दिमाग में आ जाता है कि ये नाम तो उस चित्र के साथ में था, तो वो चित्र तो बिल्ली का था, इसलिए एक अनुबंध यहाँ पे स्थापित हो गया। तो ये शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मित्रों आपका सही उत्तर रहेगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। अगला आपका प्रश्न, सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ए, सीखना कौशलों के संचय में समान है। सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। सी, सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। डी है, सीखना अनिवार्य शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। तो देखिए मित्रों, इसका उत्तर होगा सीखने को सामाजिक क्रियाएं सुविधा देती हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर आपका रहेगा। सही कथन पूछा था तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब पूर्व में सीखा गया ज्ञान नवीन कार्य हेतु न तो सहायता करता है न ही बाधा पहुंचाता है, तो ये किस प्रकार का स्थानांतरण है मित्रों? ये आपका शून्य स्थानांतरण होगा। चलिए, आसान था प्रश्न। चिंतन की प्रकृति किस प्रकार की है? चिंतन की प्रकृति संज्ञानात्मक है, लक्ष्य केंद्रित है या मानसिक खोज है? तो सारी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका सही उत्तर मित्रों इसका रहेगा। अगला प्रश्न, सहयोगात्मक अधिगम का संप्रत्यय किसने दिया था? तो सब लोग जानते हैं सहयोगात्मक अधिगम का जो संप्रत्यय वो जॉनसन और स्मिथ ने दिया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, गुणारोपण सिद्धांत में यदि व्यक्ति में उपलब्धि अभिप्रेरणा अधिक उच्च होती है तो ए, व्यक्ति अपनी सफलता का गुणारोपण आंतरिक कारकों में करता है तथा असफलता का गुणारोपण बाह्य कारकों में करता है। अगला, व्यक्ति अपनी सफलता तथा असफलता का गुणारोपण आंतरिक कारकों में करता है। व्यक्ति अपनी सफलता या गुणारोपण बाह्य कारकों तथा असफलता का गुणारोपण आंतरिक कारकों में करता है। और डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें सही उत्तर आपका क्या रहेगा? गुणारोपण जो सिद्धांत है मित्रों, उसमें उपलब्धि अभिप्रेरणा अधिक उच्च होती है तो व्यक्ति जो अपनी सफलता का गुणारोपण तो आंतरिक कारकों को बताएगा और असफलता का गुणारोपण बाह्य कारकों को बताएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो निश्चित रूप से यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। अगला आपका प्रश्न 16वां प्रश्न, बिजमैन ने निम्नलिखित में से कौन से कोष अपने सिद्धांत में बताए हैं? तो दो कोष इन्होंने बताए हैं, दैहिक कोष और उत्पाद कोष। तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न मित्रों, सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 दशाएं बताई, उनमें से अचेतन मन कौन सी अवस्था, मतलब अचेतन मन होता है? जागृत अवस्था, भूल जाना, दमित इच्छाओं और कटु स्थितियों का भंडार। तो निश्चित रूप से ऑप्शन सी ही सही होगा। दमित इच्छाओं और कटु अनुभूतियों का भंडार जो है वो आपका अचेतन मन कहलाता है मित्रों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम पद है? ए, कार्य के लिए प्रस्ताव पर वाद विवाद। बी, समस्या की योजना बनाना। सी, समस्या का ज्ञान। और डी है उपकल्पना का निर्माण। तो 18 में आपका जो है सही आंसर क्या रहेगा? समस्या की योजना बनाना। ये क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम पद है, ठीक है। प्रथम पद पूछा, देखिए उपकल्पना का निर्माण नहीं करेंगे अपन, समस्या का ज्ञान
ये बाद की चीज़ है। कार्य के लिए प्रस्ताव पर वाद विवाद, ये भी बाद का। समस्या की योजना बनाना, है ना, ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। सबसे पहले योजना बनाई जाएगी, उसके बाद में ही जो 1 मिनट प्रथम पद पूछा है तो समस्या का ज्ञान होगा मित्रों, यहाँ पे समस्या का ज्ञान आना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। प्रश्न क्या है कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम पद है कार्य के लिए प्रस्ताव पर वाद विवाद, बी है समस्या की योजना बनाना, सी है समस्या का ज्ञान और डी है आपका उपकल्पना का निर्माण। तो इसका आंसर जो वो समस्या का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले समस्या का ज्ञान होगा, उसके बाद ही तो उसके ऊपर योजना बनेगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, विषय का तात्कालिक ज्ञान व्यक्ति को नहीं होता किंतु प्रयास द्वारा प्रत्यास्मरण कर उसे चेतना में लाया जा सकता है। यह स्थिति मन के किस स्तर से संबंधित है? तो कुछ चीज़ें अपने को कभी कभी देखिए किसी का नाम याद तो होता है लेकिन अपन भूल जाते हैं, अचानक बता नहीं पाते हैं, तो ये अर्ध चेतन मन में वो चीज़ें चली जाती हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही उत्तर मित्रों रहेगा। अगला आपका प्रश्न है 20वां प्रश्न, खालिस्तान में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलता व निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। तो संपूर्ण अवलोकन दे रही है, तो ये आपका कौन सा मूल्यांकन है? ये योगात्मक मूल्यांकन है मित्रों। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही उत्तर जो है वो रहेगा। चलिए ये आपका 20वां प्रश्न हो गया। और चलिए आपका प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। हाँ 21 नंबर प्रश्न, जी बिल्कुल 21 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता बुद्धि की परिभाषाओं से संबंधित नहीं है? तो देखिए साथियों, बुद्धि मूर्त चिंतन करने की क्षमता है, तो बुद्धि जो है वो कौन सी विशेषता बुद्धि की परिभाषाओं से संबंधित नहीं है? तो बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता क्षमता मानी जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही उत्तर जो है वो रहेगा। बाकी सीखने की क्षमता है, समस्या समाधान की योग्यता भी है, बुद्धि वातावरण के साथ समायोजन की योग्यता भी है, लेकिन बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की क्षमता जरूर है। मूर्त चिंतन करने के लिए जो है वो एक प्रकार से सीधे भी अपन कर सकते हैं, ज़्यादा आवश्यकता जो एक प्रकार से नहीं पड़ती। हालांकि इस बात तो सही है ये भी, लेकिन अगर यहाँ पे देखें जो परिभाषाओं बुद्धि की परिभाषाओं से संबंधित नहीं है, तो ये आपकी डेफिनेशन जो है बुद्धि मूर्त चिंतन करने की क्षमता, ये आपकी कोई भी परिभाषा नहीं है। बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, ये आपकी जरूर एक डेफिनेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज परीक्षण है शाब्दिक व सांस्कृतिक प्रधान, बी अशाब्दिक व संस्कृति प्रधान, सी अशाब्दिक व सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण और डी है शाब्दिक व संस्कृति मुक्त। तो इसका सही उत्तर मित्रों क्या रहेगा? आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा, अशाब्दिक सांस्कृतिक मुक्त परीक्षण। अगला प्रश्न, विलियम स्टीफन की परीक्षाओं का भारतीय रूपांतरण किया, किसने किया साथियों? विलियम स्टीफन्स की परीक्षाओं का भारतीय रूपांतरण तो वो किया है आपके राजकीय शिक्षा एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो ग्वालियर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला आपका प्रश्न, डॉक्टर प्रयाग मेहता द्वारा निर्मित किया गया, प्रयाग मेहता ने साथियों किस प्रकार का परीक्षण निर्मित किया है? ये आपका प्रश्न है और इसका सही उत्तर आपका रहेगा सामूहिक बुद्धि परीक्षण 1962 में। सामूहिक बुद्धि परीक्षण प्रयोग डॉक्टर प्रयाग मेहता के द्वारा 1982 में बनाया गया। सॉरी 25वां आपका प्रश्न है, जो बालक अपनी संस्कृति और समाज के नियमों तथा आचार संहिता की अवहेलना करे समाज विरोधी आचरण करते हैं, उन्हें कैसे बालकों की श्रेणी में रखा जाएगा? तो बाल अपराधी बालक ये रहेंगे। अगला आपका प्रश्न है कि आरटी 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? अध्यापकों का प्रशिक्षण, 14 वर्ष के बाद की शिक्षा, घुमंतु बालकों का प्रवेश और 4 है एकेडमिक कैलेंडर। तो 14 वर्ष के बाद की शिक्षा पर कोई ध्यान इसमें नहीं दिया गया है, तो बी सही होगा। अगला आपका प्रश्न, यदि व्यक्ति अपने वर्तमान से घबरा कर अपने अतीत की दुनिया में खोया रहता है, वह अतीत की दुनिया में से अपने सुखद अनुभवों को और भी सुखद बनाकर संतुष्ट व आनंदित रहता है। यह झूठा प्रियतन कहलाता है। दिवा स्वप्न, कल्पना प्रवाह या प्रतिक्रिया, या ए व बी दोनों? तो देखिए कल्पना प्रवाह भी वहाँ पे हो रहा है और दिन में सपने भी एक प्रकार से देख रहा है ना, तो जागते हुए दिवा स्वप्न की स्थिति है, तो दोनों ही सही है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसका मित्रों रहेगा। अगला प्रश्न, परीक्षा में असफल होने के कारण बालक द्वारा कारण प्रश्न पत्र परीक्षक द्वारा कॉपी ठीक से नहीं जांचना बताया। ठीक है भाई, परीक्षा में बच्चा असफल रहा तो उसने कारण क्या बताया कि परीक्षक के द्वारा कॉपी ठीक से नहीं जांची गई। यह कौन सी रक्षा युक्ति है? ये साथियों आपकी प्रक्षेपण रहेगी, दूसरे पर आपने आरोपित कर दिया चीज को,
शिक्षक पे मंड दिया कि उसने सही से कॉपी चेक नहीं किया, अदरवाइज में पास हो जाता। तो ऑप्शन सी मित्रों यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा, प्रोजेक्शन। अगला आपका प्रश्न, हस्तक्षेप रहित व्यवस्था शिक्षण कैसा होता है? शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित? तो हस्तक्षेप रहित है तो बाल केंद्रित रहेगा निश्चित रूप से। अगला आपका प्रश्न, एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक के लिए गलतियां करना उपयोगी क्यों माना गया है? ए, गलतियां बालक में अंतर्दृष्टि व सूझ को विकसित करती हैं। बी, गलतियां बालक को समस्या को समझने तथा हल करने में सहायता करती हैं। और सी है 1 व 2 दोनों। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों ये दोनों ही ऑप्शन आपके, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही उत्तर जो है वो हो जाएगा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं यह भी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और 30 में से आपके कितने अंक आए, देखिए अगर आपके 25-26 अंक आ रहे हैं तो थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, 28-29 अंक आपके लगभग आने चाहिए, क्योंकि पेपर ज़्यादा टफ नहीं है। थोड़े से अप्लाइड पेपर ज़रूर हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं है। जो टफ पेपर होता है हमेशा वो उसको माना जाता है जिसमें तथ्यात्मक प्रश्न ज़्यादा हों, और तथ्यात्मक प्रश्न अपन ने कम लिए हैं, तो बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं है मित्रों। तो आपके 26-27 प्रश्न तो सही होने ही चाहिए। चलिए अगले पेपर में फिर से मिलेंगे एक और शानदार मतलब पेपर सेट के साथ, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।